ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में ऐसी दिव्य आत्मा आई हैं जिन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय जुड़ने के बाद एक नया जीवन प्राप्त किया, उसके बाद भी एक नया जीवन प्राप्त किया। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधित भरूच सिटी सेंटर से आप पधारी हैं हेमलता दीदी। ऐसे दिव्य आत्मा का हम स्वागत करते हैं। आज जानेंगे कैसे उन्होंने नया जीवन प्राप्त किया और अपने जीवन को कैसे वो सफल बना रही हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। आइए मिलते हैं हेमलता दीदी से। दीदी जी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म सूरत डिस्ट्रिक्ट में बारडोली तालुका के वराड़ गांव में हुआ है। पढ़ाई लिखाई आपने वहीं किया? जी, बारडोली में पढ़ाई लिखाई की। कितने एज में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए? 18 साल की एज में फैसला किया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। बाकी जन्म से पहले जब मैं माता के गर्भ में थी तब से मेरी माता ने और मैंने ज्ञान ली, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। माना आपके जन्म होते ही माँ बाप ज्ञान में आ गए और उसके बाद 18 साल आपकी उम्र होते ही आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए। तो ऐसा क्या चीज़ आपने देखा ब्रह्मा कुमारी में कि अपना जीवन को समर्पित कर दिया? बचपन से वही संस्कार मिले थे। हमारे माता पिता परिवार में समर्पित की तरह आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने इसी तरह से हमें पाला कि आपको ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। ब्रह्मा कुमारी से कौन से नियम कायदे या कौन सा ऐसा चीज़ आपने देखा कि नहीं, ये जीवन, ये रास्ता अच्छा है? पवित्रता, कितनी शांति और कितनी सादगी वाला ये जीवन है, फिर भी बहुत ही उच्च जीवन है। जन्म से ही मैंने भगवान को बाप के रूप में पाया। हम कह सकते हैं कि आपने भक्ति किया नहीं इस जन्म में? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आपने कहा कि जन्म से ही भगवान को पा लिया, तो आपने भक्ति मार्ग क्या पूजा पाठ होता है उसकी आपको कोई अनुभव नहीं है? कोई अनुभव नहीं है, ना कोई शास्त्रों की नॉलेज है। ब्रह्मा कुमारी में बनने के बाद ऐसा कौन कौन सा परिवर्तन आपके जीवन में आया जो लौकिक जीवन में नहीं थे? ब्रह्मा कुमारी जीवन में आने के बाद एक तो मैच्योरिटी आई, तो ये ज्ञान को बुद्धि से विस्तार से समझ में आया और ये जीवन का मूल्य क्या है वो समझ में आया। ये जीवन 2, 4, 10 लोगों के लिए नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए है। तो जब ये बात समझ में आई तो हमारे यंग एज में जो बातें थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कन्या के स्वरूप से हमने माँ के स्वरूप को धारण किया और हर एक आत्मा को बच्चे के रूप में देखा और हर एक आत्मा को कैसे भगवान का परिचय मिले और भगवान से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सर्व आत्माओं को कब और कैसे प्राप्त हो, वही हमारी अंदर से तमन्ना रही और जितना हो सके उतना सब भगवान को पहचान कर अपने जीवन को अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त कर और ऐसा श्रेष्ठ सुखी जीवन बनाए। ये हमारी सब आत्माओं के प्रति अंदर की शुभ भावना रही। बहुत अच्छी आपने शब्द कहे कि कुमारी से माता बनना, सबकी पालना करना, ये संस्कार आपके जीवन में कैसे आ गए? हम जब मधुबन में निर्वेर भाई जी से मिले, कुमारियों की ट्रेनिंग में आई थी और ऐसा नहीं था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी इतना जल्दी बनना है, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी थी। लेकिन जब मैं आई तो वातावरण ऐसा मिला और यहाँ सभी दादियों की और बड़े भाइयों की इस तरह से मुझे पालना मिली, स्नेह मिला और निर्वेर भाई जी ने मुझे उस नाम से पुकारा कि आप हेमलता तो है ही, परंतु आप हे माँ है। अच्छा, ऐसे शब्द से उच्चारण किया उन्होंने? जी, क्या बात है जी। उस समय से मेरे अंदर से मुझे ये प्रेरणा आई कि सारे विश्व की माँ मुझे बनना है। क्या बात है।
एक महापुरुष के शब्द के जीवन में वो वरदानी बन गए और आज उसी भाषणा से उसी स्वरूप में अपने आप को अपने स्थापित किया। जी दीदी, आपकी हॉबी क्या है? जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उनका अभ्यास करना, उनका मनन चिंतन करना और ऐसी पॉइंट निकालना जिसे प्रैक्टिकल जीवन में पहले धारण करना और वो अनुभव के आधार से दूसरों को वो बात सुनाना और अंदर से ये बात रहती है, ये बात मुझे समझ में आई और मुझे इतना इनसे लाभ हुआ, प्राप्ति हुई, तो जो मेरे नज़दीक के संबंध संपर्क में है वो भी इस बात को धारण कर ले, सीख ले और वो भी आगे बढ़े। बहुत सुंदर। दीदी, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी से हम बन जाते हैं तो हमारी पूरी दिनचर्या अलग हो जाती है। आपकी दिनचर्या क्या है? 3:30 बजे से अमृत वेला शुरू होती है। 4:30 बजे तक बाबा की याद में रहती हूँ। नया एक विचार लेकर, नया एक लक्ष्य लेकर बाबा से रूह रिहान करती हूँ और हर रोज़ बाबा से शक्तिशाली किरणें अपने अंदर भरती हूँ और सारा दिन जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो यही भाव से मिलती हूँ कि मेरे नैनों के द्वारा बाप दादा और मीठी मम्मा ये तीनों ही दृष्टि दे रहे हैं और शक्ति भर रहे हैं। ये फील होता है आपको? जी, पर हमेशा मैं किसी को भी टोली देती हूँ। गुरुवार का भोग भी मैं दृष्टि देकर किसी को देती हूँ। थोड़ा एक्सरसाइज भी करती हूँ और उसके बाद जो स्नान वगैरह करके रेडी हो करके 6 बजे मुरली क्लास होता है, तो मैं एग्जैक्ट 6 बजे मुरली क्लास कराने के लिए हॉल में पहुंच जाती हूं। 6 से 7 मुरली क्लास रहता है। फिर 7 बजे के बाद फिर से एक्सरसाइज होती है 1 घंटा, तो वो एक्सरसाइज का सेशन मैं भी अटेंड करती हूँ। मैं खुद भी एक्सरसाइज करती हूँ। के आप बाद सबको कराते भी हैं एक्सरसाइज? जी, क्लास में आते हैं जो भी स्टूडेंट? क्लास में आते सभी हैं को कराते सभी को कराते रेगुलर? हैं रेगुलर। बहुत सुंदर। और उसके बाद फिर 8 बजे सब फ्री हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट में वहाँ पर सभी फ्रूट्स लेते हैं, तो सभी फ्रूट्स का 8 बजे ब्रेकफास्ट लेकर के फिर अपनी अपनी सेवाओं में जाते हैं और मैं भी अपनी सारी सेवाओं में बिज़ी हो जाती हूँ। तो 12:30 बजे तक मैं सेवाओं में बिज़ी रहती हूँ। अलग अलग प्रकार की सेवाएं रहती है। उसके बाद फिर 12:30 बजे भोजन करके वज्रासन में बैठती हूँ 10-15 मिनट। बहुत सुंदर। हमारे सूरज भाई भी अभी तक नियम है उनका, खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठते हैं। जी। और उसके बाद फिर मैं कुछ बुक्स लेकर के पढ़ती हूँ, कभी अव्यक्त वाणी भी पढ़ती हूँ और फिर थोड़ी सी नींद आने लगती है तो आधा घंटा ही मैं रेस्ट करती हूँ। उससे ज़्यादा रेस्ट मैं नहीं करती हूँ। दोपहर में आधा घंटा? दोपहर में सिर्फ आधा घंटा हेल्थ के हिसाब से। जी जी। भोजन करके 2 घंटा सोना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान करने वाला है। फिर 3:30 से 4 बजे मैं रेडी हो जाती हूँ और 4 बजे से फिर 6:30 बजे तक अलग अलग प्रकार की सेवाएं रहती है। कोई ना कोई विजिटर्स आते हैं, उन्हें भी मैं मिलती हूँ और उन्हें मैं बाबा का ज्ञान, योग और साथ में हेल्थ का भी मैं उन्हें ज़रूर नॉलेज देती हूँ। हेल्थ के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें कोई देखे तो उन्हें दिखना चाहिए राज योगी है, ये हर रोज योग का अभ्यास करने वाले हैं। तो हमारी जो शारीरिक पर्सनालिटी है वो भी इतनी फ्लेक्सिबल हो, हम नीचे बैठ के भी राजयोग का अभ्यास कर सके, ऐसा हमारा शरीर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मैंने ये प्रेरणा अपने साकार बाबा
कि जो बाबा के कमरे में बाबा की जो नीचे बैठी हुई फोटो होती है, उनसे मैंने ये गहराई से इस बात को अपने जीवन में अपनाया है। 93 की एज में हमारा ब्रह्मा बाबा जब नीचे बैठ करके योग का अभ्यास कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और सब कुर्सियों की, सोफ़े की मांग करते हैं तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती, थोड़ी अजीब लगती है कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए योगी जैसा कि हम कहीं भी बैठ सके और कहाँ भी बैठ करके हम कुछ भी कार्य कर सके। और आज मैं मेरा कार्य अपने हाथों से करती हूँ। मैंने अपनी सेवा के लिए कोई बहन की जीवन को नहीं लगाया है, लेकिन मैं हर कार्य अपने हाथ से करती हूँ। कितने साल हो गए आपको समर्पित हुए? मेरे को 35 ईयर हो गए। 35 साल से खुद अपनी खुद सेवा करती है? जी। आज तक ब्राह्मण नहीं रखी आप? नहीं। रात्रि की दिनचर्या में 6:30 से 7:30 हम सभी बैठ करके नुमा शाम का योग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। रात्रि को? जी। भोजन के बाद फिर वॉकिंग भी करते हैं? भोजन हमारा होता है वैसे 5:30 से 6:30 बजे तक में। संध्याकालीन भोजन हो जाता है आपका? जी। रात्रि भोजन नहीं करते? नहीं। बहुत सुंदर। और फिर रात्रि को वॉकिंग करके फिर रेस्ट करते हैं? जी। फ्री हो जाते हैं सेवाओं से, तो अपने आप से जो उनको करना है वो टाइम सबका अपने लिए रहता है। अपना खुद का कोई कार्य हो, अपना खुद का कोई अभ्यास हो, जिन फ्री कर देते हैं सबको। और रात को 9:30 बजे सभी को बेड पे जाना? हाँ, सबको बेड पे चले जाना है और 10 बजे तक सबको सो जाना है। और एक गीत बजेगी रात्रि को नींद। सब 9:30 का बाबा का ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, बस वो लास्ट रहता है। उसके बाद फिर किसी भी कमरे की लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। भाई बहनों, जो आपने आज की इनकी दिनचर्या सुननी है, वास्तव में यही दिनचर्या हर सेंटर पर लागू हो जाए तो कोई भी बीमारी हमको छू नहीं सकती और कोई भी तकलीफ़ हमें नहीं हो सकता है। तो जो भी है टीचर्स बहनें देख रही हैं इस एपिसोड को, ज़रूर प्रेरणा ले कि हमारी हेमा दीदी किस प्रकार से अपने जीवन को साध लिए, साधना में लगकर आज 35 सालों से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ रही हैं। दीदी, आपके जीवन में कोई ऐसी बातें नहीं आई जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित कोई ऐसी परिस्थितियाँ आई हो? स्वास्थ्य संबंधित सबसे बड़ी परिस्थिति आई है कि मुझे L5 और L7 में जो हमारी स्पाइन का बड़ा प्रॉब्लम हुआ और मेरा वेट भी 80 kg था और बहुत सीवियर दर्द रहा और पूरे जॉइंट में जकड़न हो गई थी और बहुत कब्ज़ रहती थी, एसिडिटी, गैस वगैरह। क्योंकि सेवाओं में बहुत भागना होता था तो भोजन और नींद ये दोनों दिनचर्या में सेट नहीं होता था, बहुत डिस्टर्ब रहता था। और साथ में हमारे कर्म तो जुड़े ही हुए हैं, तो हमने बहुत अलग अलग जगह पर जाकर इनका इलाज कराया। सबसे पहले एलोपैथी का ही सहारा लिया, तो पेन किलर खिलाई वहाँ पर और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी बताया, मसाज भी थोड़ा करवाया, लेकिन इतना फ़र्क नहीं हुआ। और उसके बाद बहुत सारे वैद्यों के पास भी गए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया, कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो आखिर में फिर एलोपैथी डॉक्टर से ही कंसल्ट किया और उन्होंने फिर सीटी स्कैन कराया, MRI निकलवाया, पूरा देखा कि आपको क्या क्या तकलीफ़ है। फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन का ही सजेस्ट किया, ऑपरेशन की डेट भी ली और मुझे इसलिए ये सब करना पड़ रहा था मजबूरी में, क्योंकि मैं इस तरह बैठ भी नहीं सकती थी। अच्छा।
और खड़ा भी नहीं रह सकती थी, ऐसी मेरी वेट आपका बढ़ा हुआ था? हाँ, 85? वेट 80 kg मेरा वेट था। और मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर भोजन करने बैठती थी तो आधे घंटे में मेरी एक डिश पूरी होती थी, तो आधे घंटे में मुझे 5-6 बार खड़े खड़े भोजन करना है और 5-6 बार कुर्सी पे बैठ के, इस तरह से मेरी एक डिश पूरी होती थी। और रात को मैं सो जाती थी तो पूरे बॉडी में जकड़न हो जाती थी, मेरी नींद खुलती थी और मुझे बेड में बैठना है तो मुझे रोना आता था, इतना सीवियर पेन था। फिर बेड से मुझे पाँव नीचे रखना था तो भी मुझे 1000 बार सोचना पड़ता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। हिम्मत से मैं पाँव नीचे उतारती थी, हिम्मत करके दोनों पाँव के ऊपर मैं वज़न लेकर खड़ी होती थी, सब कुछ पकड़ करके। और उसके बाद फिर मैं दीवार को पकड़ लेती थी और दीवार को पकड़ पकड़ के मुझे थोड़ा स्टेप चलना पड़ता था। उसके बाद फिर मेरा बॉडी में बैलेंस आता था और फिर मैं चल सकती थी धीरे धीरे। वो भी इतना मुझे बैक में सीवियर पेन था और वो पेन था साइटिका का, ऐसे डॉक्टर का कहना था। और L4 और 5 में जो गैप हुआ था, जो हमारी स्पाइन में गद्दी होती है दो मणके के बीच की, वो बाहर आई थी। उनका पूरा प्रेशर ज्ञान तंतु पर आता था और लेफ्ट साइड में पूरा कमर से लेकर पाँव के पंजे की 4 उंगलियां वो सेंसलेस हो गई थी। अच्छा। इसलिए मुझे चलने में भी मेरा पाँव कहाँ ज़मीन पर पड़ेगा वो मुझे कोई सेंसेशन नहीं रहता था और मुझे बहुत संभाल के स्टेप चलने पड़ते थे। मैं कोई भी व्हीकल्स नहीं चला सकती थी उतना समय में। पहले मैं सारे व्हीकल्स चलाती थी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, फिर सारा बंद हो गया। तकलीफ़ थी, मैं अंदर से भी बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी और बाबा से मेरी रूह रेहान चलती थी कि बाबा एक ऐसा हिसाब और ये एज में अगर मैं इतनी बीमार हूँ और ये शरीर छूट जाएगा तो वापस तो मुझे जन्म लेकर आना पड़ेगा, तो कितने मेरे 18-20 साल तो मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ बाबा, अगर इस रथ से आपको सेवा करानी है तो आपको मुझे ठीक करना ही होगा। और अंदर से मैंने बाबा से एक नॉलेज तो स्पष्ट थी, अंदर से मैंने बाबा से एक प्रॉमिस किया कि बाबा मेरे जो कर्म के हिसाब है वो मेरे अंत समय में सारे ले लेना, लेकिन मैंने जो ये ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाई है तो उसे सार्थक करने के लिए मुझे इस तन से सेवा करनी है, परंतु अभी तो आपको मुझे ठीक करना ही होगा। कैसे भी करके, आप जादूगर हो तो आप जादू करो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे तो पहले की तरह मुझे एकदम नॉर्मल होना है और जैसे पहले मैं चलती थी, दौड़ती थी और सेवा में भागती थी, उसी तरह मुझे सेवा में भागना है। ये आपने बाबा से बातें करते थे आप? जी, ये जब योग में बैठते थी तो क्या इलाज आपने करवाया जो ठीक हो गया? फिर थोड़े ऑपरेशन की डेट भी मेरी फिक्स हो गई थी। उतने में ही हमारे जो फैमिली डॉक्टर वो भी ज्ञानी थे, वही मेरा इलाज कर रहे थे। तो मैं अंदर से बहुत ही कंफ्यूज थी क्योंकि स्पाइन के ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं, तो क्या कराऊं, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। अंदर से मैं बहुत ही डरी भी हुई थी। तो उतने में ही हमारे डॉक्टर जो केतुल मेहता जी, उन्होंने MD फिजिशियन है वो और डायबिटीज़ में वो स्पेशलिस्ट है, भरूच में, अंकलेश्वर में नेचुरोपैथी की भी डिग्री ली हुई है। अच्छा। वो प्रैक्टिस एलोपैथी की करते हैं, परंतु उन्हों को भी नेचुरोपैथी का एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो मुझे सजेस्ट किया
कि दीदी आपने आयुर्वेदिक भी किया और एलोपैथी भी किया, परंतु इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप दवाई लेंगे तब तक ठीक रहेंगे, बाकी ये दर्द तो आपका अंत तक रहेगा, ये कोई सुधरने वाला नहीं है। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि एक बार नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट आप ट्राई कीजिए, पर उसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा और बहुत धीरज रखनी पड़ेगी, पर उससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा। क्या बात है। उसके बाद फिर आपको कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इस बात पर आपको निश्चय हो, जितना आप शिव बाबा में निश्चय रखती हो उतना मेरी इस बात में आप निश्चय रखोगे, तो ज़रूर आप लाइफ टाइम तक बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। बाकी अंत में जो हिसाब होंगे वो तो हर एक का अपना रहता है, वो हर एक चुकतू करते हैं, लेकिन अंत तक आप दीदी बहुत सेवाएं करते रहेंगे। किसी से आपको सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे डॉक्टर के ऐसे शब्द थे, क्योंकि वो भी ज्ञानी थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से मुझे ये समझाया कि दीदी आप नेचुरोपैथी का एक बार ट्राई कीजिए, तो उसमें आपको बहुत हिम्मत और धीरज से काम लेना होगा और थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होंगी तो आप क्या सेवा कर पाएंगे। जिनसे आपको सेवा लेनी है वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो तो आप कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ऑपरेशन वो बंद हो गया आपका? जी, फिर हमने डिसाइड किया कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना है। उनकी बातों में मुझे बहुत निश्चय लगा और मैंने खुद में ये निश्चय किया कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। देखते हैं, एक बार नेचुरोपैथी में जाकर के ट्राई करते हैं। और फिर हमने एडमिट हुए और हमने नेचुरोपैथी की पूरी ट्रीटमेंट और डाइट को कम्प्लीटली जैसे डॉक्टरों ने मुझे गाइड किया वैसे मैंने फॉलो किया। और फिर 15 दिन एक बार एडमिट हुए, फिर दूसरी बार 21 दिन एडमिट हुए। तो वो सिस्टम जो थी वो बहुत टफ थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी उसमें पहले लाइट डाइट पर ले जाते हैं, उसके बाद फिर फ्रूट डाइट पर ले जाते हैं, उसके बाद फिर जूस पर ले गए, जूस के बाद फिर वाटर फास्टिंग पर ले गए। ओनली वाटर, सारे दिन में पानी पानी पीना है? जी, जब चाहे नारियल पानी हो? नहीं, नारियल भी नहीं, नारियल पानी भी नहीं। नहीं, जब भी भूख लगे आपके साथ बोतल रहनी चाहिए। जब भी भूख लगे 4 स्टेप चले और भूख लगे तो बैठ के पानी पियो, फिर थोड़ा चलो, फिर भूख लगी तो फिर पानी पियो। तो इस तरह पानी से भोजन का काम है, पानी ही मेरा भोजन बन गया। और 15 दिन तक मैंने जूस के ऊपर फास्टिंग किया, फ्रूट जूस पर। और फिर 15 दिन मैंने वाटर पर फास्टिंग किया, वार्म वाटर पर। तो पूरा कंटिन्यूस 1 मास तक मैंने फास्टिंग किया और वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बड़ा वंडरफुल है कि जो गलत खान पान से मेरे बॉडी के अंदर जो चीज़ें मैंने डाली थी वो टॉक्सिन कहूँ या पॉइजन कहूँ, वो जम करके जहाँ जहाँ पर बैठा था वो सब वहाँ से हमारे शरीर के अंदर से जो निकलने के मार्ग है वहीं से उन्होंने निकालना शुरू किया। तो हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने ऐसी सिस्टम बनाई है, उनका हमें नॉलेज न होने के कारण हम बाहर की दवाइयों का सहारा लेते हैं। परंतु अगर हम फास्टिंग करेंगे तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा पूरा बॉडी एसिडिक था, मुझे टमाटर की ग्रेवी या खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। फास्ट फूड की मैं बहुत शौकीन थी, तो हर चीज़ के साथ टमाटर का सॉस भी लेना, नींबू भी, खटाई भी ज़्यादा पसंद करती थी खाने पीने में। तो ये सब मेरी बहुत सारी गलतियाँ
उसके कारण मेरा बॉडी पूरा एसिडिक हो गया था और मेरे अंदर एसिड माना पित्त। तो पित्त और वायु ये दोनों का मेरे शरीर के अंदर प्रकोप हो गया था, जिसके कारण वो हाँ, दर्द हो मेरे रहा था। बॉडी के अंदर पूरा इनबैलेंस था। कफ पित्त और वायु से हमारा शरीर चलता है, तो उसका इनबैलेंस हो गया था। तो पित्त और वायु वो दोनों बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पर बढ़े हुए थे और मेरी स्पाइन में L4 L5 में जो गद्दी बाहर आई थी वो भी वायु के प्रकोप से बाहर आई थी, न कि कोई वजन उठाने से या गिर पड़ने से। अच्छा। तो खाने पीने की गलत रीत के कारण जो हमारे शरीर के अंदर वायु बनता है वो वायु हमारे बैक के अंदर घुस करके प्रेशर डालता है और जब हम कोई मोमेंट करते हैं तो पूरा वो हड्डियों में भी अनबैलेंस कर देता है। अच्छा। इतना उनका प्रेशर रहता है। तो इसे आयुर्वेदिक भाषा में कहा जाता है वायु का प्रकोप। और जो पित्त का प्रकोप था, तो जैसे मैंने फास्टिंग वाटर जूस फास्टिंग पूरा करके मैं वाटर फास्टिंग पे आई, 2 दिन हुआ, तो पूरे मेरे बॉडी का जो पित्त था जिसे हम एसिड भी कहेंगे वो मेरे स्टमक में इकट्ठा हुआ और इतना अनइजीनेस फील होता था और मुझे थोड़े ही समय में वॉमिटिंग शुरू हुई। अच्छा। 2 दिन और 2 रात बिना खाए पिए। अच्छा। इतना मेरे बॉडी से पित्त निकला, काले कलर का, पीले कलर का और एकदम चिकना, खट्टा और क्या क्या तूरा, क्या क्या अलग अलग टेस्ट का, अलग अलग कलर का। और इतना मुझे वॉमिटिंग हुआ, 2 दिन और 2 रात मैंने बिल्कुल नींद नहीं की है। और वो अपने आप बॉडी ने ये काम किया। कोई तो भी गंदगी था बाहर निकली। जी जी। और अपने आप मुझे वॉमिटिंग बंद हो गई। फिर मुझे गैस निकलना चालू हुआ, वायु जो था मेरे बॉडी में। तो इतने मुझे ढकार आते थे कि आजू बाजू वाले भी सुनते थे, तो मुझे भी बड़ा शर्म आता था। मतलब खाना नहीं खाए तो भी ढकार आ रही। जी। वाह। इतने मेरे बॉडी में जो स्पेलिंग था, फूला हुआ था, तो वायु भरा हुआ था मेरे मसल्स में, जॉइंट में, हर जगह में, चारों तरफ से गोल थी। तो ये जो था वायु निकलना शुरू हुआ, तो ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से इतना मुझे गैस निकला, इतना गैस निकला। पानी पीती थी जरूर? जी। जब भी भूख लगता था पानी पीती। खाना और जूस वगैरह बंद? कुछ भी नहीं। कितने दिन तक आपने किया था? 15 दिन। 15 दिन जी। अन्न का त्याग कर दिया, सिर्फ पानी पिया आपने? सिर्फ पानी पिया। फिर तीसरे नंबर में गैस निकलना बंद हुआ, पूरा थोड़ा कम हो गया, बहुत कम हो गया धीरे धीरे। उसमें 4-5 दिन तो वायु निकला मुझे। फिर उसके स्टार्टिंग के 4-5 पहले दिन पित्त निकला 2 दिन में, 2 दिन 2 रात में जी। फिर तीसरे दिन से मुझे वायु गैस निकलना शुरू हुआ। 4-5 दिन मुझे ये गैस निकला। ओके। फिर उसके बाद 3rd नंबर में जो भी कफ था थोड़ा बहुत, वो मुझे कफ भी बाहर निकला, मेरे फेफड़े भी क्लीन हुए। वाओ, क्या ऑटोमेटिक, बहुत सुंदर, अपनी रीति से। कोई मेडिसिन नहीं। आपको कमजोरी फील नहीं होती थी पानी पीते? मेरे को कमजोरी फील होती थी और भूख भी बहुत लगती थी। तो मैं पानी पीती थी, पर पानी पीने से मेरे में एनर्जी आ जाती थी। अच्छा। और एक बात मुझे बहुत सुकून जो मिला, उसके कारण मैं कंटिन्यू करती गई। जब पित्त निकला तो अंदर से मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे रात में कभी नींद नहीं आई थी। इतनी गहरी, इतनी शांति वाली, इतनी सुकून वाली मुझे नींद आई। और जब नींद आई तो मैं इतनी फ्रेश हो गई और अंदर से एक ऊर्जा मेरे अंदर आई और सोल कॉन्शियस बनना इजी हो गया, शरीरी बनना इजी हो गया। जी जी। और उस समय में मुझे ये भी संकल्प मुझे आ रहे थे कि बाबा कहते हैं ना कि अंत में तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, योग की शक्ति से तुम्हें अपने शरीर को चलाना पड़ेगा।
तो वो स्थिति कैसी होंगी। एक दिन भी मैं भूखी नहीं रह सकती थी, कभी हमने उपवास नहीं किया था। और 15 दिन आपने उपवास और किया, 15 जलाहार दिन में रहे। जी, क्या जल आहार, जल को आहार कहते हैं, जलपान भी कह सकते जलपान, हैं, जल आहार, जल आहार भी कह सकते क्या हैं। बात है। और फेफड़े मेरे क्लीन हुए। 2-3 दिन मुझे कफ निकला, फिर वो भी क्लीनिंग हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा वेट कम होता गया। जैसे 15 दिन में पानी का पूरा करने पर आगे बढ़ रही थी। हर रोज मेरा 1 केजी, हर रोज मेरा 1 केजी, मैं हर रोज वजन करती थी मेरा। तो हर रोज मेरा 1 केजी वेट कम होता गया। अच्छा। और ऐसे करते धीरे 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 फिर मेरा वेट 10 केजी पहले तो कम हुआ, 70 केजी पर आया। फिर 68, फिर 65 पर आया। फिर वहाँ आकर के वो रुका। और फिर जो मेरा नेचुरोपैथी का जो डाइट था, वो डॉक्टर ने मुझे 3 मास का डाइट लिख करके दिया था, टाइम के साथ। कि कौन से टाइम पर आपको कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में स्वीकार करनी लेनी है। तो उसी अनुसार फिर मैंने 3 मास तक अपने आप के साथ इतना स्ट्रिक्ट रह करके उस डाइट को फॉलो किया। तो और मेरा वेट थोड़ा कम हो गया और 61 पर आकर के रुका। और अभी 2 साल से मेरा वेट 61 पर स्टेबल है। और 3 मास का डाइट मेरा पूरा होने के बाद फिर एक नए जीवन को मैंने प्राप्त किया। एक नया जन्म मेरा हुआ। और मैंने ये अंदर से फील किया कि जो हम अनाप शनाप टेस्ट के लोभ में, मोह में आकर जो चीज़ें हम लेते हैं, हम अपने शरीर के अंदर डाल तो देते हैं, परंतु हमारे इनर ऑर्गन उन्हें कितना प्यार से स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं, उन पर हम कितना लोड दे देते हैं। हम तो अंदर डाल देते हैं और फिर हम सो जाते हैं, परंतु अंदर की जो हमारी मशीनरी है, अंदर के जो हमारे ऑर्गन है, उनको तो रेस्ट मिलता ही नहीं है। हमने अंदर डाल दिया तो हजम करने में 3 घंटा लगेगा। तो अंदर तो सारा इतना समय तक उनको काम करना पड़ेगा, तो हमारे इनर ऑर्गन भी थक जाते हैं। दीदी, आपने एक शब्द कहा कि 2 साल से 61 किलो वजन आपका है। वो आज दिन तक कैसे मेंटेन करती हो, क्या क्या खाती हो? सबसे पहले 1 ग्लास कोई भी जूस लेना है या तो नारियल पानी लेना है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आधे में से भी आधा नींबू का रस डाल करके वो पानी मैं पीती हूँ। और उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फ्रूट लेती हूँ। और फ्रूट में डिश भर के लेती हूँ, सीजन का फ्रूट लेती हूँ। और जितनी भूख है उतना मैं लेती हूँ। क्या बात है। उसके नाश्ते में बहुत सुंदर। उसके बाद में कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ। थेपला ओपला चटनी वगैरह? थेपला चटनी मतलब नाश्ता नहीं करना है? नहीं, कोई भी अनाज में पेट में सुबह सुबह में नहीं डालती हूँ। 12:30 बजे मैं भोजन लेती हूँ। उसमें सबसे पहले मैं सलाद लेती हूँ और सलाद के बाद फिर 2 ग्रीन सब्जी होती है और 1 मूंग की दाल होती है या कद्दू के साथ भी मूंग की दाल होती है। ऐसे कोई भी 1 सब्जी रस वाली लेती हूँ। और फिर साथ में 2 सब्जी और 1 रस वाली सब्जी। माना चावल को छोड़कर, रोटी को छोड़कर आप सब्जी और दाल और सलाद लेती हूँ। दोपहर में मैं अनाज नहीं लेती हूँ। और 4 बजे वैसे मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, पर अगर भूख लगे कुछ ले सकते हैं उस टाइम पे। गन्ने का रस
लेती हूँ। ग्रीन पत्ती जो होती है, ग्रीन टी जिसको ग्रीन कहते हैं। जी, टी, जी। उसमें वो जो पैकिंग वाली आती है वो नहीं, जी, जी। लेकिन नेचुरल जो आता है। नेचुरल जी। और तुलसी, ग्रीन टी पुदीना के साथ जो है चिप्स वगैरह, नमकीन वगैरह खा नहीं, लेते कुछ भी नहीं, अच्छा, सिर्फ वो। सिर्फ चाय? जी। और उसमें चिप्स नमकीन वगैरह कुछ खाना नहीं हो नहीं तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं तो खाना है। बिल्कुल उनसे ऑपोजिट आलू है। का पकौड़ा वगैरह कुछ नहीं, खाना हो? बिल्कुल नहीं, खाना है। कोई भी चीज़ नहीं, अच्छा, तो वो भी नहीं खाना है। वो भी नहीं खाना ओके। है। और संध्याकालीन फिर दो सब्जी होती है, एक रस वाली सब्जी होती है और ज्वार की रोटी में लेती हूँ, ज्वार की? या अभी गर्मी आ रही तो ज्वार की रोटी, जी, बाकी ठंडी है तो बाजरे की। बाजरे की रोटी, कभी बीच में तो मक्के की रोटी भी ज्वार लेती हूँ। की रोटी में आटा मिक्स करती हैं थोड़ा? ज्वार की रोटी में ज्वार आटा? का आटा, ज्वार का आटा होता है, हाँ। तो उसमें आटे जो गेहूं का आटा है उसको मिक्स करती हैं कि नहीं, नहीं? नहीं। नहीं, बिल्कुल कोई भी अनाज को किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि हर एक का टाइम, जो हजम होने का टाइम अपनी अंदर रही हुई क्वालिटीज के अनुसार रहता है। हाँ, लेकिन उसको गे बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो हाँ, अगर आटा डाल गेहूं देते हैं तो थोड़ा को, गेहूं की रोटी खाएंगे तो उसको हजम होने में 1.5 घंटा लगेगा, तो ज्वार की रोटी को खाने में 1 घंटा लगेगा। अच्छा। बाजरे की रोटी को हजम होने में 1.25 घंटा लगेगा। तो हर एक का हजम होने का टाइम अलग अलग रहता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स का बैलेंस रहे। तो आज हमने ज्वार की रोटी खाई, कल हम मक्की की रोटी खाएंगे, परसों हम बाजरे की रोटी खाएंगे, उसके बाद हम गेहूं की रोटी खाएंगे। पर साथ में मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जो रोटी मेरी बनेगी उनका आटा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ना हो, लेकिन वो थोड़ा मोटा पिसा हुआ हो, ताकि वो हमारी आंतों में बहुत ही सहजता से हजम हो सके। बहुत ही बारीक आटा वो हमारी आंतों में चिपक जाता है। सही बात। और जो चिपक जाता है वो फिर सड़ता है और उसी से ही फिर गैस बनती है। रागी भी एक प्रकार से बहुत पतला होता है। जी, रागी भी ले सकते हैं। और जो 5 मिलेट्स है उनको भी अलग अलग रीति से उनकी खिचड़ी बनाकर, उनकी रोटी बनाकर, उनसे आप थेपला भी बना सकते हैं, उनसे आंडवा भी बना सकते हैं, उनसे आप डोसा भी बना सकते हैं। तो मिलेट से, और ये जो ज्वार है उनका भी ढोकला बनता है, किसी ने बनाकर खाया नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ज्वार का ढोकला। हाँ, ज्वार का ढोकला भी बनता है। अच्छा। बहुत सुंदर बनता है। जिस प्रकार से आपको एक नया जीवन मिला है, वास्तव में सराहनीय है। भगवान ने एक नया जीवन दिया और आपके खुद के योग बल, तपस्या है आपकी जीवन गाथा से। ऐसा लगता है कि हमारी जो भी टीचर्स बहनें इस एपिसोड को देख रहे हैं, ज़रूर आप राजयोग तो है, लेकिन हमारे जीवन जीने का जो पद्धति है, जो हमको नेचुरल फूड मिलता है, हम उसको सेवन करके अपने जीवन को चलाएं। चावल, दाल, सब्जियां हैं, वो उसको स्वीकार करें, थोड़ा स्वीकार करें। ज़्यादा कर आप सलाद में अपने जीवन को लेकर आएँ और जूस में लेकर आएँ, तो उससे काफ़ी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स नहीं जमा होते हैं। तो दीदी, चलते चलते हम युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? जो युवा आज की पीढ़ी व्यसनों में, खान पीने में पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते, उनको क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे? उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? उनको आप प्रेरणा दें। जब मैं भी युवा थी तो बड़े ही अंदर से वो समय ऐसा होता है कि हम कुछ कर दिखाएं, तो उसके लिए खास तो बहुत अति व्यस्त रहते हैं। तो जो आया वो खा लिया, जब जो मिला वो कर लिया, तो ये सब में थोड़ा एन्जॉयमेंट भी रह जाता है। और जो नई नई चीज़ें अवेलेबल होती है उनको खाने का भी बड़ा शौक़ रहता है, और मैं भी उसे खाती थी। लेकिन उस समय पता नहीं चलता है कि आगे चल कर के ये मुझे कितना दर्द देगा, ये मुझे कितना नुकसान करेगा, और उनके पीछे मेरा जीवन का कितना अनमोल समय वेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं हैंडीकैप हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा क्या होगा? मेरी लाइफ का जो मेरा लक्ष्य है वो ही ख़त्म हो जाएगा।
तो मेरा जीवन जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये सारी बातें मुझे बाद में समझ में आई। जब आपने ये पद्धति अपनाया, नेचुरोपैथी आपने की। नेचुरोपैथी मैंने जब अपनाया, जब अपने आप से बातें की, अपने आप के साथ जब चिंतन किया, और मैं जिस मोड़ पर थी उस मोड़ पर से गुजरने के बाद मुझे ये सारा अंदर से ये बात समझ में आई कि सचमुच मैं युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी नई नई चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध होती जाती है, इन्वेंशन होती जाती है और उन्हें हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जान ले कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत नुकसान करने वाली है। अगर वो चीज़ को टेस्ट करना चाहे तो उसे एक बार दो बार टेस्ट कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि उनसे ही हम पूरा पेट भर ले और कंटिन्यूस थोड़े थोड़े दिनों में वही चीज़ हम खाते रहे। अंदर से बहुत ही तमन्ना रहती है और उस एज में हम बहुत जल्दी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो नॉलेज मिलने के बाद मैं तो सबके लिए यही एक प्रेरणा देना चाहती हूँ। हमारा यह शरीर बना हुआ है और बाहर जो प्रकृति के 5 तत्व कुदरत ने हमारे लिए अवेलेबल किए हैं, तो सचमुच मुझे ऐसा लगा कि जो हम बना बनाकर, पका पकाकर, भूंज भूंज कर जिस कुदरत की दी हुई चीज़ों का रूप परिवर्तन कर हम उसे स्वीकार करते हैं, तो वो सारा टेस्ट तो एक आर्टिफिशियल मसाले का ही सारा टेस्ट रहता है। नेचुरोपैथी का नॉलेज मिला और नेचर के साथ में जुड़ी और उसके बाद आहार के रूप में ग्रहण किया, तो उनकी ओरिजिनल स्वीटनेस मुझे फील हुई। और वो ओरिजिनल स्वीटनेस का टेस्ट जब मैंने लिया, मेरी आत्मा ने जब लिया, और वो जब मैं लेती गई एक रूल्स को फॉलो करने के कारण, परंतु वो मेरा जीवन बन गया। फिर मुझे अच्छा लगने लगा और बनाने की जो सारी पद्धति है उसमें भी बहुत सारा चेंज लाया। जैसे कि मैंने अंदर से ये संकल्प किया कि बाबा देवी दुनिया की स्थापना करने के लिए आए हैं और मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो देवताओं का खान पान कैसा होगा? देवताओं का खान पान बड़ा ही सतो प्रधान और सात्विक होगा। तो सात्विक भोजन सात्विक रीति से बनना चाहिए। तो उसकी मेथड भी अभी कलयुगी मेथड से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले सब्जी की बात करती हूँ, तो गिलोड़ा, भिंडा, परवल, ये सारी सब्जियों को हम तेल में छोंक लगाकर फिर उसे तेल में ही भूंज कर हम उसको पकाते हैं ढक्कन ढक कर के, परंतु उसमें बिना पानी तेल में ही वो सब्जी बनाते हैं। तो पूरा जो तेल छोंक में पड़ा था, तो वो तेल जब तक सब्जी पकेगी तब तक वो गर्म होता रहता है। और तेल का ये गुण है कि जितना उसको गर्म ज़्यादा करेंगे उतना वो गाढ़ा हो जाएगा और पूरा तेल वो गाढ़ा होकर के सब्जियों में ही रहता है। और वो सब्जी जब हम स्वीकार करते हैं तो पूरा वो नुकसान करने वाला गाढ़ा तेल हमारे शरीर में जाता है और वही तेल बड़ा नुकसान करता है हमारे हार्ट को, और हमारी हार्ट की आर्टनरी में वो जा कर के जम जाता है और इसलिए हार्ट अटैक आना, हार्ट में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारी हृदय की बीमारियां इससे ही ज़्यादा होती है। तो इस कारण से हमने इसको बनाने की मेथड को चेंज किया। वो सारी सब्जियों को अच्छी तरह से धुलाई करके, कटिंग करके, फिर जैसे हम मुठिया ढोकला बनाते हैं
उसे हम स्टीम करते हैं। तो उस तरह से एक थाली में वो सब्जी को रख करके पानी नीचे रखते हैं, तो स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के बाद हम उसे बाहर निकाल देते हैं, 5 मिनट उसको रहने देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको तेल गरम करके छोंक लगाते हैं और फिर जो मसाला अपनी टेस्ट के अनुसार डालते हैं और फिर वो सब्ज़ी हम लेते हैं। क्योंकि विटामिन और मिनरल्स का सोर्स मोस्टली सब्जी और सलाद में रहता है जी। तो इसलिए इस तरह से बनाने की मेथड को चेंज किया तो हमने पाया कि हर एक सब्जी की एक अपनी स्वीटनेस है और उनको ओरिजिनल स्वरूप में बड़े आनंद से स्वीकार करना, वो सचमुच मेरा एक टेस्ट बन गया। और मैं उसी अनुसार हर एक सब्ज़ी को स्टीम करके फिर उसमें अपनी टेस्ट अनुसार मसाला डाल करके उसे मैं खाने लगी। तो मुझे हजम होने में बहुत इजी हो गया, मेरा पेट भारी नहीं होता है और बहुत ही अच्छी तरह से हजम हो करके फिर दूसरे दिन मोशन में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। पेट भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, न गैस होती है, न कब्ज़ होती है और न ही एसिडिटी होती है। स्टीम हो गई सब्जी, फिर छोंक लगा, मसाला डाला, तुरंत गैस बंद कर देते हैं। तो तेल का ज़्यादा गर्म होने का भी कोई मार्जिन नहीं रहता है। सही बात है। और दूसरा कि उनमें विटामिन और मिनरल्स भी बने रहते हैं, वो जल नहीं जाते हैं। जी, जी, जी। तेल में आप उसको पकाएंगे तो विटामिन मिनरल पूरे जल जाते हैं, वो तो सिर्फ एक कचरा रहता है और एक मसाला रहता है, उसको ही हम खाते हैं। और उसमें मैंने एक्सरसाइज को भी बहुत इम्पोर्टेंट दिया। अच्छा, हाँ, वो 15 दिन आप जलहार करते थे, उसमें एक्सरसाइज भी करते थे अभी? और उसमें जो मुझे वीकनेस तो लगती थी थोड़ी, परंतु अंदर में ऐसी आश थी कि हमेशा के लिए तो मुझे फास्टिंग नहीं करना है। फिर तो धीरे धीरे मुझे जूस से, फ्रूट से, फिर नॉर्मल डाइट पर ले ही लेना है, मुझे आना ही है। तो फिर धीरे धीरे फिर से मेरा बॉडी मेंटेन हो जाएगा। और ये सब आपका मसल्स ये सब चला गया, आप क्या करने बैठे हो, सब मुझे बहुत सुनना पड़ता था। लेकिन मैं सुनती थी ज़रूर, परंतु अंदर से मुझे जो मेरा दुख, दर्द, ये सब जो मेरा समाप्त होता जा रहा था, तो इसी लक्ष्य को लेकर बिना किसी के सुने मैं आगे बढ़ रही थी। काया निरोगी होती थी। हाँ, निरोगी होती थी। और अंदर से मेरे अंदर एक नई एनर्जी हर रोज आती जाती थी और मैं काम करने में भी थकती नहीं थी। और फिर जैसे जैसे मेरा डाइट मेरा नॉर्मल होता गया, वैसे फिर से मेरे अंदर पहले जैसी एनर्जी आने लगी। और आपका वो दर्द भी चला गया, स्पाइनल कॉर्ड? बिल्कुल, सारे बॉडी का क्लीनिंग हो गया। तो मेरे बैक में जो पेन था वो धीरे धीरे निकलते निकलते बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और साथ में ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस जगह पर डैमेज हुआ था स्पाइन में, आजू बाजू के जो मसल्स थे वो फ्लेक्सिबल हो गए, तो बीच का हिस्सा जो डैमेज हुआ था वो बिल्कुल सेफ हो गया। और वो फ्लेक्सिबल होने के कारण मूवमेंट भी ठीक से होने लगी। तो आज मुझे बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं नीचे बाबा की तरह 2 घंटा पलाठी लगा करके भी मैं बैठ सकती हूँ। मैं वज्रासन में भी आधा घंटा कंटिन्यूस बैठ सकती हूँ और मैं कितना भी खड़ा भी रह सकती हूँ आराम से। कहाँ भी कितना दूर तक मुझे चलना है तो मैं चल सकती हूँ। हर एक एक्सरसाइज में कर सकती हूँ। जो डांसिंग वाली एक्सरसाइज है वो भी मैं करती भी हूँ और हमारा पूरा ग्रुप करता है। आप करवाते भी हूँ। उसमें सब बड़ा एंजॉय करते हैं। उसमें जैसे गरबा डांस जैसी एक्सरसाइज वो करने में बोरिंग नहीं रहता। और सभी मन से खुल करके वो एक्सरसाइज करते हैं। म्यूजिक लगा देते, म्यूजिक लगा कर, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। और समय कैसे बीत जाता पता भी नहीं चलता। और हमारे बॉडी को पूरा एक्सरसाइज मिलने से ब्लड सर्कुलेशन भी बड़ा अच्छी तरह से हो जाता है। बाकी मेरे पास पूरा नॉलेज है कि फास्टिंग करने से हमारे बॉडी में क्या
साइंटिफिकली होता है और कैसे हमारा बॉडी हमारे अंदर के टॉक्सिन को बाहर फेंकता है, अंदर क्या प्रोसीजर चलती है, वो पूरा डिटेल है। बहुत सुंदर। वैसे मैं कहूँ तो मैंने भल डिग्री नहीं ली है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नेचुरोपैथी को एक्सपीरियंस में लाया है। आपने खुद अनुभव भी किया कि भले हम देखने में ऐसे हैं लेकिन अंदर से मजबूत है। अंदर से मजबूत। आज फिर उसके बाद मेरे हाइट अनुसार मेरे बॉडी को जितना वेट चाहिए उतना उन्होंने अपने आप ले लिया। अभी मैं बाहर जाती हूँ, कहीं कोई नॉर्मल डिश खानी पड़े तो मैं खा भी लेती हूँ, परंतु अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। पर मैं इतना जरूर ध्यान रखती हूँ कि मॉर्निंग में मैं कहीं भी जाऊंगी तो मेरा बास्केट रेडी रहता है, उसमें फल धुलाई करके रेडी रहता है, उसको चाकू और पिलर भी रहता है। अपने हाथों से काटो और अपने आप वो अपने टाइम पर ले लो। कहीं भी मेरे सामने बैठ करके कोई डोसा खाएगा, इडली खाएगा, पर मैं फ्रूट खाऊंगी। ये वो नियम आपने बना रखा है। ये मेरा पक्का नियम है। और दूसरा कि मैं कहीं बाहर गई हूँ और मैंने दोपहर में कोई हैवी डिश खाई, कभी शीरा खा लिया है, कभी कोई दिन स्पेशल आइटम हुआ, हाँ, तो खा लिया, स्पेशल आइटम कोई मैंने खा ली है, फिर भी मैं उसमें भी मेरे नेचुरोपैथी के जो नियम है जिसमें विरुद्ध आहार नहीं होगा वो चीज़ मैं स्वीकार करूंगी, जो ऑपोजिट होगा उसको मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। वहाँ मैं कोई शर्म नहीं रखती हूँ। मैं कितने भी मुझे कोई कितना भी फोर्स करेगा, लेकिन मैं बिल्कुल वो चीज़ को मेरी थाली में रखने नहीं देती हूँ। मैंने छोला भटूरा आ गया, थोड़ा सा आधा लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, आधा थोड़ा सा खा। आज छोले भटूरे थे तो मैंने छोला एक ही कटोरी खाया, उसके साथ मैंने 2 रोटी खाई। भटूरा नहीं खाया आपने? भटूरा नहीं खाया क्योंकि मैदे का बना हुआ, मैदे का बना हुआ, और मैदे की कोई भी चीज में स्वीकार नहीं करती हूँ। बहुत 5 साल से मैंने मैदा बिल्कुल नहीं खाया। मैदा, आटा, चावल। 3 साल तक मैंने गेहूं का आटा भी नहीं खाया, चावल भी नहीं खाया। अच्छा। मैदा तो बिल्कुल नहीं खाया, मैदा बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। बाकी सारा ज्वार का, बाजरी, गेहूं, ये सब मैं टन बाय टन थोड़ा लेती। चावल भी थोड़ा लेती। रोटी खाऊंगी तो 2 ही रोटी खाऊंगी। दूसरी एक बात कि चावल और रोटी मैं साथ में नहीं खाती हूँ। या तो चावल या तो रोटी। हाँ, चावल खाऊंगी, 2 सब्जी खाऊंगी, दाल खाऊंगी। और रोटी खानी है तो 2-3 रोटी खाऊंगी, 2 सब्जी और दाल खाऊंगी, साथ में सलाद खाऊंगी। परंतु चावल और रोटी को मैं कभी भी इकट्ठा नहीं करती हूँ। और एक बात मैं ध्यान रखती हूँ कि दोपहर में मैंने कोई हैवी डिश खा ली है तो शाम का भोजन में स्किप कर देती हूँ, ताकि जो हैवी भोजन मैंने खाया है उसको हजम होने में टाइम पूरा हमारे बॉडी को मिले, वो अच्छी तरह से हजम हो सके, और फिर दूसरे दिन मोशन होने में, बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना हो। अगर वो भोजन हजम नहीं हुआ और शाम का भोजन भी मैंने डाल दिया तो वो हजम होने में बहुत हमारे इनर ऑर्गन को लोड पड़ता है और ही अच्छी तरह से हजम नहीं होता है, और उसमें से ही फिर गैस, पित्त और सारे वायु पित्त बनता है, और फिर वो हमें ढकार के रूप में, ऊपर नीचे से खट्टी ढकार के रूप में सब टॉक्सिन सारे बाहर निकलते हैं, कचरा बाहर निकलता है। बहुत सुंदर दीदी, आज के इस एपिसोड से दोस्तों बहुत आपको प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन में सदा ही निरोगी बनाए रखने। मन से तो भगवान हमें निरोगी बनाया ही है, किसी प्रकार से हम विकल्प हम नहीं लेकर आते हैं, लेकिन तन से भी हम निरोगी बने। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम तन से निरोगी बने और अपने अशरीरीपन, देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त करते हुए अपने ऑब्जर्व, जीते जी मरने का एक आभास अनुभव करेंगे। जब हमारा तन जो है स्वस्थ रहेगा, ऑटोमेटिक मन भी सहयोग करेगा परमात्मा से मिलन करने में। तो ऐसे इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। हेमा दीदी हमारे साथ बनी हैं, और आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो ज़रूर आप कमेंट्स में डालें, क्या क्या आपको इस एपिसोड से आपको सीखने को मिली। और फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ नए एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।